एक समय की बात है। एक गांव में एक फैक्ट्री होती है, पर वो फैक्ट्री बहुत दिन से बंद थी। गांव के लोगों का ये मानना था कि इस पर चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से गांव में फैक्ट्री होते हुए भी लोगों को शहर जाना पड़ता था। रामू, शंकर और भोला एक दिन फैक्ट्री के सामने से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, कितना अच्छा होता अगर ये फैक्ट्री चालू रहती। हमें गांव से बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता और हम भी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर इस फैक्ट्री में काम करता कौन? वहाँ तो चुड़ैल का साया है। सब बकवास बातें हैं। आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा है उस चुड़ैल ने? ये सब बस अफवाह है, अफवाह। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है फैक्ट्री में। ये सब बोलते हुए तीनों के तीनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही गांव में एक खबर तेजी से फैल जाती है। अरे भाग्यवान, तुमने सुना? शहर की किसी सुंदर औरत ने ये फैक्ट्री खरीद ली है। अब शायद हमें गांव में ही रोजगार मिलने लगेगा और सुंदरता भी रोज निहारने को मिलेगी। भला हो उस सुंदर औरत का। क्या 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 कहा तुमने? दोबारा बोलना जरा। अरे अरे, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ कह रहा था कि अब शहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं रहकर काम मिल जाएगा। फिर एक दिन उस गांव में वही सुंदर महिला आती है जिसने फैक्ट्री खरीदी थी और गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहती है, आप मेरी फैक्ट्री में नोट बनाने का काम करें। मैं आपको रोजगार के साथ साथ बहुत अच्छी तनख्वाह भी दूंगी। रामू, सुना तुमने? इसका मतलब हमें शहर में दूर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हम गांव में रहकर भी पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो हमेशा से चाहता था कि हम अपने ही गांव में काम कर सकें। मैं तो इस फैक्ट्री में जरूर जाऊंगा। लेकिन सारे गांव वाले इस बात से भयभीत भी होते हैं कि उस फैक्ट्री पर किसी चुड़ैल का साया है। उस औरत के समझाने के बाद कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं। पैसों के लालच तथा गांव में रोजगारी को लेकर प्रसन्न होते हैं और वो उस औरत के पीछे जाने लगते हैं। कोई चुड़ैल का साया नहीं है। ये सब फैक्ट्री बंद कराने की साजिश की गई थी। आप लोग मेरी बात मानो, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं भी तो वहाँ रहती हूँ। मुझे तो आज तक कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। आप लोग मेरे साथ चलिए, इससे अच्छा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। गांव के लोग लालचवश प्रधान की बात नहीं मानते और फैक्ट्री में चले जाते हैं और नोट छापना शुरू कर देते हैं। पर किसी को इस बात का आभास तक नहीं होता कि वो जो नोट छाप रहे हैं वो नकली है। फिर एक दिन, क्या बात है, आजकल शंकर नहीं दिखाई देता? क्या तुम लोगों में से किसी ने उसको देखा है? क्या पता कहाँ है शंकर आजकल। मुझे तो लगता है वो इतना बड़ा आलसी और मनचला है, काम से बचने के लिए घूमते घूमते जंगल की तरफ चला गया होगा और किसी जानवर का शिकार बन गया होगा। लेकिन जब ये बात गांव के प्रधान को पता चलती है तो वो घबरा जाता है और लोगों को फिर से एक बार चेतावनी देता है। तभी सुंदर औरत वहां आ जाती है। ये प्रधान आप लोगों से जलता है क्योंकि आप गांव में रहकर भी पैसे कमा सकते हैं और इसको शहर जाना पड़ता है। ये नहीं चाहता कि आप लोगों का भला हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, वहां पर कुछ नहीं है और मैं आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा करती हूँ। तनख्वाह बढ़ाने की बात सुनकर एक बार फिर गांव वाले प्रधान की बात को अनसुना करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही एक एक व्यक्ति गांव से गायब होने लगते हैं। लेकिन एक दिन रामू को ये बात पता चलती है कि वो लोग जो नोट छाप रहे हैं वो नकली है। वो बौखला जाता है और अन्य गांव वालों को जाकर बताता है, भाइयों, यहाँ हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमसे नकली नोट छपवाए जा रहे हैं। पर वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? नकली नोट छापना तो एक गुनाह है, हमें उससे बात करनी पड़ेगी। इतना बोलकर गांव वाले सुंदर औरत के पास चले जाते हैं। मलकिन, ये सब क्या चल रहा है? क्या ये सच है कि आप हमसे नकली नोट छपवाती हैं? सुंदर औरत अपने असली रूप यानी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हाँ, मैं तुम लोगों से नकली नोट छपवाती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है ऐसा करके। चुप हो जाओ सारे, मेरे अलावा मैं किसी की भी नहीं सुनती। तुम लोग यहीं रहकर काम करोगे। वैसे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ,
पर मुझसे पहले पुलिस तुम्हारा बिगाड़ेगी जब उसको पता लगेगा कि तुम लोग नकली नोट छापने का काम करते हो। सारे गांव वाले डर जाते हैं। फिर वे सब चुड़ैल के डर से नोट छापना शुरू कर देते हैं। तभी उनका एक और व्यक्ति गायब हो जाता है। सारे गांव वाले घबरा, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? हमें अपनी मलकिन से बात करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ये काम हमें कैसे भी छोड़ना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो हम सब एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएंगे, या तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। फिर एक बार वो सब चुड़ैल के पास जाते हैं। जाने की बात सुनते ही औरत को गुस्सा आ जाता है और सुंदर औरत एक बार फिर अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल का रूप होता है। तुम्हें क्या लगा था मैं कोई आम चुड़ैल हूँ? नहीं, मैं वही चुड़ैल हूँ जो यहाँ सालों से इंतजार कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था यहाँ की चुड़ैल जा चुकी है? मैं हमेशा से यही थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। ये जो नोट तुम लोग छाप रहे हो, ये तुम्हें फंसाने का तरीका था, और ये असली नोट नहीं बल्कि नकली नोट है। मुझे नकली नोट बेहद पसंद है। मैं अपना महल नकली नोटों से भरना चाहती हूँ। तुम लोग मेरी सहायता कर रहे थे नकली नोट छापकर भी, और मेरा भोजन बनकर भी। लेकिन उस चुड़ैल ने किसी को भी खाया नहीं होता, बस वो सबको एक एक करके कैद कर लेती है। जैसे ही वो कैद लोगों के पास पहुंचती है, वो लोग उससे पूछने लगते हैं, हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी, तुम उन लोगों को क्यों डरा रही हो? तुमने हमें नहीं खाया तो तुम उनसे ये क्यों कह रही हो कि तुम हमें खा चुकी हो और बाकियों को खा जाओगी? क्या तुम हमें यहाँ से कभी नहीं जाने दोगी? चुड़ैल एक लंबी सांस लेती है और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। मैंने तुम लोगों को कभी इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं इंसान नहीं खाती, पर हाँ, उन्हें दुख में देखकर मुझे बहुत अच्छा जरूर लगता है, क्योंकि तुम ही जैसे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। मेरा भी एक परिवार हुआ करता था, जिसमें मैं, मेरा पति और मेरी एक छोटी सी बच्ची रहती थी। मेरे पति ने अपनी सारी कमाई लगाकर इस फैक्ट्री को खरीदा था। फिर चुड़ैल के चेहरे पर एक मुस्कान फैली और उसने आगे की कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने जब ये फैक्ट्री खरीदी तो मैं भी उनके साथ रहने इसी गांव में आ गई। तब हम लोग इस फैक्ट्री के लिए कुछ लोग ढूंढने गए और अपने काम को करने के लिए कोशिश करने लगे। हम रोज लोगों को समझाते कि इस फैक्ट्री में काम करने से उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही। हमारी बातें काफी लोगों ने मानी भी, पर जो यहाँ का प्रधान था उसको ये बात रास नहीं आई। अपने प्रधान जी? हाँ हाँ, वही तुम्हारा प्रधान, जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, जबकि उससे ज्यादा नाकारा और नामुराद आदमी दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। चुड़ैल अपनी आंखें लाल करके सभी को घूरने लगती है, जिससे वहां पर फिर से भयानक सी शांति हो जाती है। सब डर के मारे चुप हो जाते हैं और वो चुड़ैल अपनी बात बोलनी शुरू करती है। मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया, जब तक मैं प्रधान को नहीं मारूंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के घर भेज दिया और उससे उस दिन के बाद कभी नहीं मिली। उसके बाद मैं गांव में वापस आई तो गांव वाले से सुना कि प्रधान ने ये फैक्ट्री ये बोलकर बंद करवा दी है कि यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है। उसी से मुझे ये तरकीब सूझी और मैंने एक बाबा से संपर्क करके खुद को चुड़ैल रूप में विकसित करवाया और अब मैं यहाँ आई हूँ उस प्रधान से बदला लेने। लेकिन तुमने हमें कैद क्यों कर रखा है? इस उम्मीद में कि क्या पता गांव के लोगों के लिए चिंतित होकर कभी न कभी वो प्रधान भी फैक्ट्री आएगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने कमरे में चली गई और गांव वाले दोबारा अपने काम पर लग गए। फिर एक दिन पैसों के लालच में प्रधान का बेटा भी फैक्ट्री की तरफ आया और जैसे ही चुड़ैल ने उसको देखा, चुड़ैल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। आज मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। वो तुरंत इंसानी रूप में आई और वो प्रधान के बेटे को देखते ही रोने लगी। हाय राम, अब मैं क्या करूं? क्या बताऊं, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं और मुझे मेरे शहर जाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो तुम जाओ, मेरे पापा यहाँ के प्रधान हैं, वो तुम्हारी फैक्ट्री की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन वो तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करते, तो वो मेरी फैक्ट्री का ध्यान क्यों रखेंगे? औरत अचानक फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ गया ना तू भी मेरे झांसे में। और बोलती है, आज मैं तुझे भी खा जाऊंगी।
जब देर रात तक प्रधान का बेटा घर नहीं पहुंचता तो प्रधान परेशान होकर गांव में उसको ढूंढने निकल गया। सब जगह ढूंढने के बाद आखिर में वो फैक्ट्री ही रह गई। मजबूरी में आकर प्रधान फैक्ट्री की तरफ अकेला ही चल देता है। चुड़ैल अचानक से प्रकट होती है और बोलती है, आखिरकार तू आ ही गया प्रधान। इतना बोलकर चुड़ैल प्रधान पर कूद जाती है और गला दबाकर उसको मार डालती है और फिर खुशी से चिल्लाने लगती है, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। आज मैं मुक्त हो गई। फिर वो सारे गांव वालों को भी मुक्त कर देती। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जगिया, उसकी पत्नी लता और उनके 2 बच्चे रहते हैं। जगिया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए खेत की जमीन जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे ले रखे थे, जिससे उसने अपने खेतों में फसल उगाई थी। जगिया ने खेतों में दिन रात मेहनत की, जिससे कि उसकी काफी अच्छी फसल हुई थी। आधी रात को खिड़की के खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है और बड़ा ही भयंकर तूफान आ रहा होता है। जगिया जल्दी से लता को उठाता है। लता, लता जल्दी उठो, बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। तूफान? हे भगवान, इस मौसम में ये तूफान कैसे आ गया? तूफान और ज्यादा तेज होने लगता है, पर जगिया को बस अपने खेतों की चिंता होती है। वो अपने खेतों को देखने जाने लगता है। लता उसे बहुत रोकती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जैसे तैसे बारिश तूफान से होता हुआ खेतों में पहुंच जाता है और खेतों की हालत देखकर वो वहीं जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाता है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। मेरे खेत, मेरी फसल, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतना कर्जा लेकर खेती कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया। जगिया वहीं बैठे बैठे रोता रहता है। बारिश इतनी तेज होती है कि कुछ ही देर में गांव में पानी भरने लगता है। खेतों में भी पानी पूरा ऊपर तक भर जाता है, पर जगिया अपने खेतों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। जब काफी देर तक जगिया घर वापस नहीं लौटता तो लता बहुत परेशान होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि बच्चों को घर में अकेले छोड़कर वो जगिया को कैसे ढूंढने जाए। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है और लता दरवाजे पर खड़ी खड़ी जगिया का इंतजार ही करती रहती है। सुबह जैसे ही तूफान और बारिश रुकती है तो लता अपने दोनों बच्चों को पड़ोस में अपनी सहेली बिमला को देकर जगिया को ढूंढने जाती है। जैसे ही वो खेतों में पहुंचती है तो वहाँ जगिया कीचड़ में मुंह के बल पड़ा होता है। लता उसके पास भागते हुए जाती है। अजी क्या हो गया? आप मुझे सुन रहे हो ना? लता जगिया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर जगिया नहीं उठता। जब लता की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आते हैं और जगिया को उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जगिया तो मर चुका है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसका पति मर चुका होता है, उसके खेत बर्बाद हो चुके होते हैं और ऊपर से जमींदार। जैसे ही जमींदार को पता चलता है कि जगिया मर गया, वो उधार दिए हुए पैसे वापस लेने आ जाता है। जगिया ने बोला था कि वो इस महीने सारा उधार चुका देगा। अब वो तो रहा नहीं, इसलिए तुमको ही सारे पैसे देने होंगे। मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगी जमींदार जी? जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी अगर आपको दे दिए तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखो, मुझे अपने पैसे चाहिए बस, वरना जो खेत की जमीन जगिया ने मेरे पास गिरवी रखवाई है वो मेरी हो जाएगी। हैं? समझ रही हो? नहीं नहीं जमींदार जी, मुझे बस कुछ महीने की मोहलत दे दो। मैं खुद खेतों में काम करूंगी और इस बार जो फसल उगेगी उससे आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। तुम और खेती, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम कैसे खेती कर सकती हो? हैं? आप बस मुझे मौका तो दे, मैं पूरी ईमानदारी से ब्याज समेत आपके पैसे दे दूंगी। आप मुझ पर भरोसा करें। जमींदार वहाँ से चला जाता है। लता जमींदार को बोल तो देती है कि वो सारा कर्ज उतार देगी, पर उसके लिए ये बड़ा ही मुश्किल होता है। वो फिर भी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी खेत वाली जमीन पर जाती है। बारिश के कारण जमीन की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। मुझे तो ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता, तो मैं इतना बड़ा खेत अकेले कैसे जोतूंगी? लगता है मुझे हल से ही इसे जोतना पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे सब अकेले कर पाऊंगी। आज मैं सारी सफाई कर देती हूँ, फिर कल से खेतों की जुताई शुरू कर दूंगी। शाम होने पर लता घर वापस चली जाती है।
आधी रात को खेतों में कुछ हलचल सी होने लगती है, जैसे वहाँ कोई हो। उसके बाद ट्रैक्टर की लाइट जलती है और ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उस ट्रैक्टर पर एक भूत बैठा होता है जो उसको स्टार्ट करता है और पूरे खेत में उससे जुताई करने लगता है। मैं ये सारा खेत जोत दूंगा। इस खेत पर सबसे अच्छी फसल उगेगी और वो मैं उगाऊंगा। पूरी रात वो भूत उस ट्रैक्टर को चलाकर खेत जोतने का काम करता है। फिर जैसे ही सुबह होने का समय होने लगता है, वो भूत उस ट्रैक्टर को उसी जगह वापस खड़ा कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह होने पर जब लता अपने दोनों बच्चों को लेकर जमीन जोतने आती है तो हैरान ही रह जाती है। अरे, ये आधी जमीन किसने जोत दी? मैं तो खुद शाम के वक्त यहाँ से गई थी। मतलब रात को किसी ने इसे जोता है, पर आखिर किसने? कौन हो सकता है जो मेरी मदद कर सकता है? खैर, जो भी है, भगवान उसका भला करे। उसने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसी पर ही बीज बोना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी मेरे पास इतने बीज भी नहीं है। लता फिर आधी जुती हुई जमीन में बीज बोना शुरू कर देती है। बीच बीच में वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है और फिर वापस बीज बोने लगती है। उसके पास इतने बीज भी नहीं होते कि आधी जुती हुई जमीन के लिए भी पूरे पड़ सके। जैसे ही उसके बीज खत्म हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर आने लगती है। आते वक्त लता की नजर वहां खड़े जगिया के ट्रैक्टर पर पड़ती है। ट्रैक्टर के टायरों पर खेतों की मिट्टी लगी होती है। ये मिट्टी तो ताजी है, जबकि कल जब मैं सुबह आई थी तब ये ट्रैक्टर ऐसा नहीं था। लगता है इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके इस खेत को जोता गया है। पर इसकी चाबी तो मेरे पास थी, तो फिर बिना चाबी के कैसे चालू हो सकता है? लता बच्चों को लेकर घर चली जाती है। फिर से आधी रात को एक भूत आकर उस ट्रैक्टर को चालू करता है और बाकी का बचा हुआ आधा खेत भी जोत देता है। अब मुझे इसमें बीज बोने होंगे, पर यहाँ तो कोई बीज ही नहीं है। कोई नहीं, मैं अभी अपने जादू से बीज लाता हूँ। भूत जादू से ढेर सारे बीज ले आता है और पूरे खेत में बो देता है। उसके बाद वो फिर से उस ट्रैक्टर को अपनी जगह खड़ा कर देता है और गायब हो जाता है। अगले दिन जब लता फिर से आती है तो फिर से हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन है जो उसकी इतनी मदद कर रहा है। मेरा सारा काम तो कोई और ही करके चला जाता है, पर पता नहीं कौन है वो भला आदमी। पर अब मैं अपने खेतों में पानी कैसे दूं? दूसरे खेत से लेकर देते थे, अब मुझे कौन मुफ्त में पानी देगा? हे भगवान, अब तो कोई चमत्कार कर। उसी रात फिर से वो भूत वापस आता है और साथ वाले खेत से पाइप अपने ट्रैक्टर में जोड़कर पूरे खेत में पानी देने लगता है। अगली सुबह जब लता आकर देखती है कि पूरे खेत में किसी ने पानी दे दिया है, तो उसकी सारी चिंता ही दूर हो जाती है। अब तो बस वो फसल उगने का इंतजार करती है, पर साथ ही साथ उसे ये बात भी सता रही होती है कि कौन उसकी इतनी मदद कर रहा है। वो रात को अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर भी खेतों में ये देखने नहीं आ सकती थी। ऐसे ही काफी महीने निकल जाते हैं और लता के खेतों में फसल लहराने लगती है। लता अपनी फसल को देखकर बड़ी खुश होती है। इतनी अच्छी फसल के तो बड़े अच्छे दाम मिलेंगे। फिर मैं सारा कर्ज भी उतार दूंगी और हमारे हालात भी सुधर जाएंगे। अब कल आकर मैं इस फसल को काटना शुरू कर दूंगी। लता अगले दिन फसल काटने के बारे में सोचती है, पर उससे पहले उसी रात वो भूत वापस आता है और ट्रैक्टर पर बैठकर उसे चालू कर देता है। उसके बाद वो सारी फसल एक ही रात में काटकर सारा अनाज बोरों में भर देता है और सारे बोरे ट्रैक्टर में भरकर लता के घर के बाहर रखने चल देता है। उस रात लता सोई नहीं होती। ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो चुपके से खिड़की पर जाकर देखती है तो उसे एक भूत ट्रैक्टर पर बैठा हुआ उसके घर के सामने दिखता है। हे भगवान, भूत! ये भूत यहाँ मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? मैं क्या करूँ? कहीं ये मुझे और मेरे बच्चों को मार न डाले। लता चुपके से वहाँ खड़ी देखती रहती है। वो भूत ट्रैक्टर से सारे अनाज के बोरे उतार उतार कर लता के घर के आंगन में रखने लगता है। अब मैं समझ गई, जो रोज रात को ट्रैक्टर चलाकर खेतों में काम करता था वो कोई और नहीं बल्कि यही भूत था। पर कोई भूत किसी की मदद कैसे कर सकता है और मेरी मदद क्यों? मुझे अभी इस भूत का सामना करना होगा और सच जानना होगा। लता हिम्मत करके बाहर जाती है और भूत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तुम ही हो ना जिसने मेरे खेतों में मेरी मदद की? बताओ कौन हो तुम और तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? आखिर मेरी ही मदद क्यों? बताओ। जाओ यहाँ से और इस अनाज को बेचकर अपनी सारी परेशानी दूर करो। नहीं, पहले मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं ये अनाज नहीं रखूंगी। मैं जगिया हूँ, तुम्हारा पति।
मैं तुम्हारी मदद कर रहा था क्योंकि मरने के बाद भी तुमको और अपने बच्चों को ऐसी तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जगिया का भूत वहाँ से चला जाता है और अगले दिन लता सारा अनाज बेचकर जमींदार का कर्जा उतार देती है। जमींदार उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश होता है और उसके खेतों को किराए पर लेकर उसे हर महीने अच्छे पैसे देने लगता है, जिससे लता और उसके बच्चे अच्छे से रहने लगते हैं।